Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. अगर सीमाई इलाकों में हो रही घटनाओं को काबू नहीं किया गया तो मुल्क कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ये बयान म्यांमार के राष्ट्रपति मिंत वे ने दिया। 8 नवंबर 2023 की तारीख का ये बयान है। नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल (NDSC) की इमरजेंसी मीटिंग में यह बयान दिया गया। NDSC म्यांमार की सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसमें राष्ट्रपति और आर्मी चीफ समेत 11 मेंबर होते हैं। समझिए कि म्यांमार के 11 सबसे ताकतवर लोग NDSC को चलाते हैं। फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद यदा कदा ही इसकी मीटिंग बुलाई गई थी, वो भी इमरजेंसी की डेडलाइन को बढ़ाने के लिए, लेकिन 8 नवंबर को नज़ारा बदला हुआ था। दरअसल अक्टूबर 2023 से शान स्टेट में विद्रोही गुट 20 साबित हो रहे हैं। सेना को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 34 महीनों में पहली बार मिलिट्री सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा कि राष्ट्रपति को म्यांमार के टूटने की चिंता सताने लगी है। तो आज हम जानेंगे क्या म्यांमार टुकड़ों में बंट भी सकता है, मिलिट्री हुंटा की नाक में दम करने वाले कौन हैं और इस घटनाक्रम में चीन की क्या भूमिका है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी म्यांमार की। पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं। म्यांमार भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा देश है। भारत के 4 राज्यों की 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा म्यांमार से लगती है, यानी बड़ा नेबर हुआ हमारे लिए। कौन कौन से राज्य हैं ये? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। म्यांमार की आबादी लगभग 5.5 करोड़ है। 88% लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये मुल्क का राजकीय धर्म भी है। 6% ईसाई हैं और लगभग 4.5% मुसलमान। बाकी में दूसरे धर्म के लोग आ जाते हैं। वैसे म्यांमार में धर्म से ज़्यादा जातीयता की अहमियत मानी जाती है। एथनिसिटी क्या है आपकी? सबसे ज़्यादा 68% लोग बमार हैं। दूसरे जातीय समूहों में शान, करेन, रखाइन आदि का नाम आता है। म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ है। नई दिल्ली से नेपिडॉ की हवाई मार्ग से दूरी लगभग 2100 किलोमीटर है। ये तो हुआ भूगोल। अब इतिहास और राजनीति पर आते हैं। म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा। इतिहास का एक सिरा भारत से भी जुड़ता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म बर्मा पहुंचा, बाद में यहाँ की संस्कृति का हिस्सा भी हुआ। हालिया इतिहास की बात करें तो कड़ी ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ती है। 1824 में अंग्रेजों की नज़र बर्मा पर पड़ी, लड़ाइयाँ हुई, फिर संधि और 1885 में बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ। ये सिलसिला 1937 तक चला, जब बर्मा को अलग कॉलोनी घोषित किया गया। कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तब यहाँ पर जापान आया। ब्रिटेन को उसने खदेड़ा कुछ समय के लिए। शासन बनाए रखने के लिए लोकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो जापान ने बर्मा के नौजवानों को मिलाकर एक फोर्स बनाई। इसका नाम रखा गया बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, BIA। शासन की बागडोर उसको सौंप दी, मगर ये बस कठपुतली सरकार थी। सारे फैसले टोक्यो से लिए जाते थे। इससे BIA का एक धड़ा नाराज़ होता गया। इस धड़े का लीडर था कठपुतली सरकार में रक्षा मंत्री आंग सान। आंग सान ने अपनी पार्टी बनाई, एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग, AFPFL। इसने ब्रिटेन से हाथ मिलाया। फिर अप्रैल 1945 में जापान को भगा दिया। जापान के जाते ही बर्मा का कंट्रोल ब्रिटेन के पास वापस आया। उन्होंने आंग सान को प्रधानमंत्री बनाया, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन उन्हें अपने लोगों के साथ साथ ब्रिटेन को भी खुश रखना था, लेकिन ये संतुलन बहुत जल्द बिगड़ गया। 1947 में एक विरोधी धड़े ने आंग सान की हत्या कर दी। उनके बाद सत्ता आई यू नू के पास। 4 जनवरी 1948 को बर्मा पूरी तरह आज़ाद हुआ। यू नू पहले प्रधानमंत्री बने आज़ाद बर्मा के। उनका शासन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन यह ठहराव लंबे समय तक नहीं रहा। 1958 में AFPFL में फूट पड़ गई। तब यू नू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ने विन के पास गए। उनसे केयरटेकर प्रधानमंत्री बनने की अपील की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। विन ने हामी भी भरी। ये म्यांमार की राजनीति में सेना के घुसने की शुरुआत हुई। फिर 1960 में चुनाव हुए, लोकतांत्रिक सरकार बनी। जनरल विन को प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करनी पड़ी, मगर उन्हें राजनीति का लग गया था चस्का तब तक के, मजा आने लगा। 1962 में विन ने विद्रोह किया, लोकतांत्रिक सरकार को पलटा। सेना का वर्चस्व इस तरह कायम हुआ और 1987 तक कायम ही रहा। 1987 तक विरोध की गुंजाइश खत्म कर दी गई। फिर 1987 में एक कांड हुआ। जनरल विन ने नोटबंदी की, वो भी बिना सोचे समझे। नतीजतन लाखों लोगों की बचत डूब गई। जुलाई 1988 में विन ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, मगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो सड़कों पर उतर गए। फिर सेना ने गोलियां बरसाई।
8 अगस्त 1988 को 3000 से अधिक लोग मारे गए। प्रोटेस्ट को दबाया गया, मगर हंगामे के बीच में एक नौजवान महिला का नाम उभरा, आंग सान सूची, जापानियों को खदेड़ने वाले आंग सान की बेटी। सूची ने अपनी पार्टी बनाई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD नाम से। 1990 में चुनाव हुए तो उन्हें बहुमत भी मिला, मगर सेना ने नतीजा रद्द कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किए गए रिजल्ट्स। सूची को नजरबंद किया गया। अगले 2 दशक इसी जद्दोजहद में बीते। 2010 में जाकर वो रिहा हुई। 2015 में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए। ये जो चुनाव हुए उन्हें निष्पक्ष माना गया। सूची की पार्टी को 86% सीटें मिल गईं। सूची स्टेट काउंसलर बनी। पद और पावर में प्रधानमंत्री जैसी पोस्टें थी। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी दोबारा जीती। फरवरी 2021 में उन्हें शपथ लेनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 फरवरी 2021 को सेना ने सूची, राष्ट्रपति और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया। सेना ने दावा किया कि चुनावों में धांधली हुई, लेकिन चुनाव आयोग इसे सुलझाने में नाकाम रहा। इस गतिरोध को ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इससे लोगों में असंतोष पैदा हो सकता है। सब सेना के दावे हैं। जब तक ये समस्या सुलझ नहीं जाती तब तक ये लोकतंत्र के लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए देश में आपातकाल लगाने का फैसला लिया गया, ये फौज कह रही है। हालांकि आरोपों के एवज में कोई सबूत फौज ने कभी पेश नहीं किया। सेना ने वादा किया कि बहुत जल्द नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष। उस दावे को भी 34 महीने हो गए हैं, लेकिन चुनाव है कि लगातार टलता जा रहा है। 1 अगस्त 2023 को चौथी बार इमरजेंसी की डेडलाइन बढ़ा दी गई। इस ऐलान में चुनाव की तारीखों का भी कोई जिक्र नहीं था। बस इतना कहा गया कि अभी बहुत मारकाट चल रही है, बहुत केओस है। जब इमरजेंसी का मकसद पूरा होगा तब जाके हम चुनाव कराएंगे। तो अभी म्यांमार की कमान किसके पास? मिलिट्री हुंटा के पास, यानी जो सैनिक तानाशाही वहां है। इसका नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल SAC। जनरल मिंग आन लाइंग इसके चेयरमैन हैं। फरवरी 2021 के तख्ता पलट के सूत्रधार यही थे। इसके अलावा 2011 के बाद से सेना की कमान भी उन्हीं के पास है। SAC में फिलहाल 9 मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, 10 सिविलियंस हैं। हालांकि सारे अहम फैसले फौज ही लेती है। ये हुई मिलिट्री सरकार। चुनी हुई सरकार का क्या हुआ? नवंबर 2020 में चुनाव जीतने वाले NLD के 70 सांसदों ने अलग सरकार बना ली। बाद में अलग अलग गुटों को शामिल किया गया और इसका नाम रखा गया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG। इसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल या निर्वसन की सरकार भी कहते हैं। NUG कहती है कि म्यांमार की जनता ने हमको चुना है, असली वाली सरकार हम है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें मान्यता दी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल पावर कहाँ है आपको पता है, फौज के पास। NUG तो डिप्लोमेटिक चैनल्स और प्रोटेस्ट के जरिए मिलिट्री हुंटा से छुटकारा चाहती है। उसके पास छोटी मोटी आर्मी भी है। कुछ जातीय गुटों ने भी हाथ मिलाया है, मगर कई गुट ऐसे भी हैं जो सशस्त्र संघर्ष करके सैन्य सरकार को हटाना चाहते हैं। उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुन लिया है। अभी तक सेना उन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन अब विद्रोही गुटों ने भी बाजी पलट दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शान स्टेट में 27 अक्टूबर से भीषण लड़ाई चल रही है। विद्रोहियों ने कई चेकपोस्ट्स और क्रॉसिंग्स को जीत लिया है। म्यांमार आर्मी के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। इनमें एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक का ऑफिसर भी है। सेना ने हवाई हमले के जरिए जवाबी कार्रवाई की है, मगर वो हारी हुई जमीन वापस लेने में अब तक नाकाम रही है। शान स्टेट की लड़ाई इतनी अहम क्यों? सबसे बड़ी वजह है लोकेशन। ये नक्शा आप देख लीजिए। शान स्टेट की सीमा मिलती है 3 देशों से, चीन, लाओस और थाईलैंड। ये इलाका आज़ादी के बाद से गरीबी और अराजकता से जूझ रहा है। कानून का राज न के बराबर है। अवैध ड्रग्स का बड़ा कारोबार चलता है। पिछले कुछ समय में कैसीनो और स्कैम सेंटर्स भी यहाँ खुल गए हैं। कईयों में मिलिट्री हुंटा के ही ऑफिसर्स का पैसा लगा है। इन सब के अलावा कई गुट हैं जिनके बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चलती है। कुछ के नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे ताकतवर है वाह। उनके पास 20,000 से अधिक लड़ाके हैं। उन्हें चीन का सपोर्ट भी मिला हुआ है। वो 1989 में सेना के साथ युद्ध विराम समझौता कर चुके हैं। हालिया संघर्ष में न्यूट्रल बताए जाते हैं। अगला नाम है कोकांग का। उनके पास चीनी मूल के हजारों लड़ाके हैं। एक गुट है तांग के नाम से, उनमें स्थानीय कबीलों के लोग हैं। फिर आते हैं रखाइन। इनका नामकरण पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत के नाम पर हुआ है। रखाइन की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसी प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार हुआ था। रखाइन से पलायन करने वाले बहुत सारे लोगों ने शान में शरण ली। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। ये सारे गुट अलग अलग होकर लड़ रहे थे। जब सेना का हमला बढ़ा तब कोकांग, तांग और रखाइन ने गठबंधन किया। ये कहलाया ब्रदरहुड अलायंस। ये भी यूनिटी गवर्नमेंट की तरह मिलिट्री सरकार को हटाना चाहते हैं, मगर इनका बड़ा मकसद अपना बिजनेस और अपने इलाके को बचाना है। इस सब में चीन का क्या रोल है? जैसा कि हमने बताया, शान स्टेट की सीमा लगी हुई है चीन से। शान में जो कुछ होता है उसका असर उस पर भी पड़ता है। इसीलिए चीन ने ब्रदरहुड अलायंस पर दबाव बनाया।
मिलिट्री हुंटा से बातचीत करवाई, मगर वो बातचीत बीच में ही टूटी। 27 अक्टूबर को अलायंस ने सीधी लड़ाई छेड़ दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अकल्पनीय सफलता भी मिली है। आर्मी की पूरी यूनिट्स ने बिना संघर्ष के सरेंडर किया है। दावा है कि उन्होंने कम से कम 100 मिलिट्री पोस्ट और 4 शहरों को जीत लिया है। चीन जाने वाली सड़क की बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी उनका नियंत्रण है। अब इसके अलावा पुलों को उड़ा दिया गया है, जिसके चलते सेना नए साजो सामान भेज नहीं पा रही है। सप्लाई लाइन्स आपकी टूट गई हैं। चीन ने अपने नागरिकों को दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग्स के जरिए जल्द से जल्द निकलने को कहा है। म्यांमार से कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम में चीन की मिली भगत है। चीन मिलिट्री हुंटा का सपोर्ट करने वाला सबसे प्रभावशाली देश है, सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर भी है। इस व्यापार का बड़ा हिस्सा शान स्टेट से होकर ही आता जाता है। विद्रोही गुटों को मिली बढ़त से ये प्रभावित होगा, फिर मिली भगत से उससे क्या फायदा होगा? दरअसल चीन शान स्टेट में बढ़ते स्कैम सेंटर्स से परेशान है। इन सेंटर्स में हजारों चीनी लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मिलिट्री हुंटा इन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही थी। इसी के चलते चीन की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकार कहते हैं अभी लड़ाई शान तक सीमित है, लेकिन जल्द ही पूरे म्यांमार में फैल भी सकती है। अगर बाकी जगहों के स्थानीय गुट भी उठ खड़े हुए तो मिलिट्री हुंटा के लिए मुसीबत आ सकती है। हालांकि इसमें एक संशय भी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि विद्रोही गुट सफल हुए तो चुनी हुई सरकार की वापसी होगी, दूसरी तरफ आशंका भी है कि मुल्क सिविल वॉर के चंगुल में फंस सकता है। म्यांमार का चैप्टर यहीं तक। अब इजराइल हमास जंग की अपडेट्स जान लेते हैं। पहले खबर ह्यूमैनिटेरियन पॉज से जुड़ी है। माने लड़ाई के बीच में थोड़ी देर का संघर्ष विराम, ताकि आम लोग सुरक्षित निकल सकें, दवाई पट्टी हो सके। 9 नवंबर को इजराइल ने इसके लिए हामी भरी फाइनली, वो भी यूएस के कहने पर। हर दिन 4 घंटों के लिए हमला बंद रहेगा। इसी दौरान उत्तरी गाजा के आम लोग सुरक्षित ठिकानों पर जा सकेंगे। हालांकि इजराइल ने साफ कहा है कि यह कोई युद्ध विराम नहीं है, सिर्फ आम नागरिकों के लिए छूट है। दूसरी खबर रिपोर्टिंग से जुड़ी है, जर्नलिज्म से जुड़ी है। इजराइल ने 4 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के फ्रीलांस पत्रकारों को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, एपी, CNN और रॉयटर्स। इजराइल का आरोप है कि गाजा में इन संस्थानों से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट्स को हमास के हमले का पता पहले से था। वो हमास के साथ इजराइल में घुसे थे, उनके सामने नरसंहार और किडनैपिंग हुई, इसलिए वो भी आतंकवादी हैं और उन्हें भी एलिमिनेट किया जाएगा। इजराइल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने खुलेआम उन्हें उड़ाने की चेतावनी दी है। ये पूरा बवाल प्रो इजराइल वेबसाइट ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की रिपोर्ट छपने के बाद शुरू हुआ। वेबसाइट ने दावा किया कि शायद कुछ पत्रकारों को हमास का प्लान पहले से पता था। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की और ना ही इसे 100% सत्य बताया। मीडिया संस्थानों ने क्या कहा? रॉयटर्स ने कहा कि हमें पहले से कोई जानकारी नहीं मिली थी, हमारा कोई स्टाफ हमास के साथ नहीं भेजा गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने कहा कि आरोप झूठे और गंभीर हैं, इससे फ्रीलांस पत्रकारों की जान खतरे में पड़ती है। एपी ने कहा हमले के समय हमारा कोई स्टाफ बॉर्डर पर मौजूद नहीं था और ना ही किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया। CNN ने भी कहा कि हमें भी पहले से कुछ पता नहीं था। इस बीच CNN और AP ने हसन इसलिया नाम के एक पत्रकार से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है। हसन को गाजा में हमास के नेता याह्या सिनवार के साथ देखा गया था। हमने 9 नवंबर के दुनियादारी में याह्या सिनवार की पूरी कहानी विस्तार से बताई है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीसरा अपडेट इजराइल के पोस्ट वॉर प्लान से जुड़ा है। 9 नवंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद गाजा पर कब्जा करने या वहां शासन चलाने का कोई प्लान नहीं। हालांकि कुछ दिनों पहले नेतन्याहू और उनके मंत्री अलग बयानबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि युद्ध के बाद गाजा का कंट्रोल इजराइल के पास रहेगा और सेना को कभी भी ऑपरेशन चलाने की इजाज़त होगी। फिर अमेरिका ने इसका विरोध किया। उसके बाद नेतन्याहू के सुर बदले बदले सुनाई देने लगे। चौथा अपडेट सीरिया से आ रहा है। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया में बमबारी की है। सेना ने यह नहीं बताया कि किस गुट पर हमला किया गया, बस इतना कहा कि जिसने हमारे स्कूल पर ड्रोन अटैक किया था उनसे बदला लिया गया है। जंग में अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इजराइल का दावा है कि हमास के हमले में उनके 1400 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। इनमें 300 से अधिक अब सैनिकों की संख्या बताई जा रही है। गाजा में ज़मीनी हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों की संख्या 36 पहुंच गई है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का अब दावा जो है वो आपके सामने रख देते हैं। उनका कहना है कि इजराइल के अटैक में 10,800 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई है। इनमें 4,000 से अधिक बच्चे हैं। हमास को नुकसान का स्पष्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। इजराइल हमास जंग और देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में इतना ही। धनतेरस और दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।